नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और कोरोना काल में उसे बूस्टअप करने के लिए किए जा रहे उपायों की। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था का बड़ा नुकसान किया है। हालांकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर से पीछे धकेल दिया। कोरोना से प्रभावित कुछ सेक्टर्स में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कई उपायों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने 1.1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की। इस योजना से 25 लाख लोगों के लाभान्वित होने का दावा भी किया गया। स्वास्थ्य सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में जान फूंकने के लिए सरकार ने भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस भी उनसे नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को 1 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने जो ऐलान किए हैं उनसे आर्थिक मामलों की जानकार खासे उत्साहित नहीं है। वे इन उपायों को नाकाफी बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने विदेशों की तरह स्टिमुलस पैकेज का भी ऐलान नहीं किया है, सिर्फ कर्ज की गारंटी दी है। वहीं देश में वैक्सीन की धीमी रफ्तार और कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटाकर 7.5 से 8% कर दिया है, जो कि पहले 10 से 11% पर था। सवाल है कि आखिर अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन कब आएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या तीसरी लहर का भी अर्थव्यवस्था पर असर होगा। देखिए रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन कब आएंगे? केंद्र के 8 कदमों से पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था। कर्ज गारंटी योजना से बदलेगी तस्वीर। केंद्र के गारंटी टीके से बूस्ट होगी अर्थव्यवस्था। पूरा देश कोरोना की कहर से करा रहा है। कोरोना ने जान के साथ साथ जहां भी नहीं छोड़ा। सरकार ना तो जान बचा पाई और ना ही जहां को बचाने में कामयाब रही। जिंदगी भी गई और जीडीपी भी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के सपने को कोरोना ने चकनाचूर कर दिया। अर्थव्यवस्था को आसमान में चूमने के ख्वाब को कोरोना ने पाताल तक पहुंचा दिया, जहां से ऊपर उठने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार की तरफ से बीच बीच में अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन वो डोज नाकाफी रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पाताल से धरती पर लाने के लिए फिर से बूस्टर डोज लगाए हैं। सरकार ने कोविड के चलते ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को पाताल से धरती पर लाने के लिए 8 बड़े ऐलान किए हैं। 1.1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया। क्रेडिट गारंटी योजना से 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। छोटे से छोटे उधारकर्ताओं को लोन दिया जाएगा। अधिकतम 1.25 लाख रुपए उधार दिए जाएंगे। आरबीआई की निर्धारित दर 2% कम होगा ब्याज। स्वास्थ्य सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने पर्यटकों के लिए बूस्टर डोज दिया है, ताकि पर्यटक एक बार फिर भारत आएं और पर्यटन क्षेत्र में जान फूंके। सरकार ने इसके लिए भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों से वीजा फीस नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को 1 लाख रुपए तक का ऋण देने का फैसला भी किया है। The first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. केंद्र सरकार अस्पतालों में बच्चों के इलाज और बेड के लिए 23,220 करोड़ रुपए भी मुहैया कराएगी। 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार 1,000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का हिस्सा भी देगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए निर्मला सीतारमण के उपायों को जानकार नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी लाने के लिए नाकाफी है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने विकसित देशों की तरह स्टिमुलस पैकेज की घोषणा नहीं की, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा झोंका। कोरोना प्रभावित कारोबार को बैंक लोन देने के लिए गारंटी दी है।
गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। 7.5 से 8% कर दिया है, जो पहले 10 से 11% था। वहीं 2019 से 20 में जीडीपी 146 ट्रिलियन थी। 2020 से 21 में घटकर 135 ट्रिलियन रह गई। मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3% हो गई। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.23% थी। थोक मूल्य आधारित महंगाई रिकॉर्ड 12.94% रही। हालांकि आर्थिक थिंक टैंक NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 8.4% से 10.1% की वृद्धि हासिल कर सकती है। इंडस्ट्री और विपक्ष मांग बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती और गरीबों को कैश ट्रांसफर करने की मांग भी कर रहे हैं। कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरियां खाने और बैंक कर्ज में डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ने से वित्तीय झटके लगे हैं और इससे उबरने में अधिक रुकावटें आ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी मई में 12 महीने के उच्च स्तर 11.9% को छू गई। यह अप्रैल में 7.97% थी। ग्रामीण बेरोजगारी, जो आमतौर पर 6 से 7% के आसपास रहती है, मई में दोहरे अंकों के स्तर पर पहुंच गई। कोरोना काल में लोग अधिक से अधिक कर्ज ले रहे हैं और डिफॉल्टर्स हो रहे हैं। जाहिर है, लोगों की कमाई तेजी से घट रही है, नौकरियां जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब सवाल है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएंगे। क्या सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो नाकाफी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो बेपटरी अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राहत पैकेज देने की भी बात कही गई है, लेकिन क्या इसका फायदा होगा? इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आपका। जीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, पूर्व एडवाइजर है SOCHAM के, बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका भी। और साथ ही साथ महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस समर्थक है। तहसीन जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं अग्रवाल जी, आपका रुक करते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है, किस तरह से देखते हैं ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, इसका फायदा होते हुए देखते हैं क्या लगता है इसका फायदा होगा? हाँ जी, ऐसा है। जो वित्त मंत्री जी ने कल ऐलान किए हैं, जो 6 लाख करोड़ से ज्यादा के ऐलान किए गए हैं, उसमें उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेक्टर्स थे और जो इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान के आम जनता की हेल्थ को देखते हुए, उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए, उनको आइडेंटिफाई करके उन्होंने ऐलान किए हैं। जहाँ तक कोविड की रिलीफ है उसमें उन्होंने किया है। साथ ही जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन के लिए जो है करना चाहिए था हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, क्योंकि काफी सारा हेल्थ केयर सेक्टर फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहा है अभी भी, तो उसको देखते हुए उन्होंने उसके लिए फाइनेंशियल एड लाख की बात की है। MSMEs के लिए बात करी है। टूरिज्म सेक्टर जो है काफी हद तक इम्पैक्ट किया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में किया, हिंदुस्तान में हमें देखने को मिला किया गया है। तो उसमें उन्होंने बातचीत की है कि किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाए। जहाँ वीजा की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि जो टूरिज्म सेक्टर में ऑपरेटर्स हैं उनको भी कम ब्याज दर के ऊपर जो है ब्याज दिया जाए। और इस तरीके से जो ऐलान किए गए कल, मेरे विचार में काफी हद तक जो है अर्थव्यवस्था का थोड़ा फायदा, एक सपोर्ट जिसे कहते हैं, देने के माध्यम से किए गए और बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छे रहेंगे। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर श्रीवास्तव जी, अग्रवाल जी का कहना है कि जो घोषणा की गई है, जो एक राहत देने की बात की गई है, इससे तो आम जनता को राहत मिलेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहत मिलेगी आम जनता को या फिर लोगों को जिनके लिए इस पैकेज का ऐलान किया गया है? देखिए, ये जो घोषणा हुई है इसमें खास चीज ये है, ये कोविड हिट सेक्टर्स जो हैं उनको ये एम कर रही है जी। इसका परिणाम ये होगा कि कोविड की ये महामारी जो आई है उससे जो इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, पूरी इकोनॉमी पटरी से उतर रही है।
अब अगर इसको रास्ते पर लाने के लिए ये फाइनेंशियल पैकेज दिए जा रहे हैं, बूस्टर दिए जा रहे हैं, तो उससे इकोनॉमी अगर रास्ते पे आती है तो उसी से सबका भला होगा। देखिए, दो तरीके हैं कॉमन लोगों को हेल्प करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप डायरेक्ट जो मदद दे रहे हैं लोगों को, फॉर एग्जाम्पल आप गरीबों को नवंबर तक फ्री फूड देने के लिए आपने डिसीजन लिया है, एम आई राइट? अगर उसको देना है वो तो डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को जा रहा है, या आप जो है मॉनेटरी पैकेज जो उसको दे रहे हैं वो तो आम आदमी को जा रहा है, पर मंथ जो भी अमाउंट अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया जा रहा है। लेकिन इकोनॉमी एज अ होल, इसको आप अगर चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप जो इफेक्टेड सेक्टर्स हैं उनको आगे बढ़ाएं। अब इसके अंदर 3-4 चीजें की गई हैं। पहली बात है, जो 4 नई घोषणाएं की गई हैं, कोविड में क्या हुआ है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा एक सूचक था, उसमें काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। ध्यान ये दिया गया है कि आप कोविड के क्या करना चाहते हैं। अब उसके लिए आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ावा दे रहे हैं, मान लीजिए कि 1.1 लाख या 1.2 लाख करोड़ का जो है आप टोटल पैकेज इस एरिया को देना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी इफेक्टेड ग्रुप्स हैं वो उसमें प्रभावित होंगे। इस रिलीफ में जिम्मेदारी सरकार की वो, ठीक है, शायद आवाज में नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से मिल पा रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा श्रीवास्तव जी। महेश वर्मा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो राहत पैकेज की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ये नाकाफी है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कैसे इसे देखते हैं और क्या फायदा इससे मिलेगा? देखिए, सरकार जो है वो बहुत संयमित और बहुत ही सार्थक पहल की है, और हमारे वित्त मंत्री ने ये किसी की मांग नहीं थी, ये किसी ने मांग नहीं उठाई थी कि ऐसा कीजिए। हमारी देश की आवश्यकता क्या है, हमारी जरूरत क्या है, ये सरकार बखूबी समझती है, और उसके तहत ये फैसला लेना जो है लाजमी था। और सरकार जो है कोई भी होती है, वो अर्थव्यवस्था के लिए जो कुछ भी करती है वो ये सोच के नहीं करती है कि वर्तमान में क्या है हमारे पास, वो ये सोच के कि ये देश हमारा है, हमारी अर्थव्यवस्था बचेगी, हमारी हर चीज बचेगी, हमारी सुविधाएं जो है वो बदस्तूर अगर जारी रखनी है तो हमें उस चीज पे केंद्रित करना पड़ेगा जो हमारी आज की जरूरत है। उसके तहत ये फैसला लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि आलोचना तो उस दिन से हमारी शुरू हो गई थी जिस दिन से हमने अपने आप में ये चुनौती पैदा कर ली कि कोरोना से भी हमें लड़ना है, कांग्रेस से भी लड़ना है, और उस भ्रामक प्रचार से भी लड़ना है। तो ये जो चीज है ये हमारे सामने कोई पहली बार नहीं आ रही है। तो 21 लाख करोड़ का हमने जब पैकेज लाए, हम जो है 80 करोड़ परिवार तक जो है हम पूरी तरह से उनको किसी तरह का भूख से कोई आदमी न तड़के, भय से किसी तरह से भय न पैदा करे कि इस देश में अर्थव्यवस्था, या एक टाइम ये स्थिति बन गई थी कि भाई गृह युद्ध की तैयारी करने लगे थे ये लोग, किसी तरह से यहाँ गृह युद्ध हो जाए, लोग जो है मरने और मारने पे लोग उतारू हो जाए। तो ये जो चीज है कि कहीं ना कहीं इस चीज में जब आदमी कामयाब नहीं होता है तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। तो वो स्थिति आज के देश में कुछ हद तक हमारे जो उन मित्रों की है जो इस मानसिकता के साथ या इस बाट में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम किसी भी बहाने इस देश में वो अराजक स्थिति पैदा कर दें, ऐसी हम कुव्यवस्था की तरफ लेकर जाएं जिसमें मोदी सरकार जो है कामयाब ना हो। जनता, देश की जनता, भारतवासी, देशवासी जो है वो बेशक ही तबाह हो जाए, बेशक वो मर जाए। ठीक है, श्रीवास्तव जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप महेश वर्मा जी की बातों से? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी महेश वर्मा जी कह रहे थे कि हम तो कोई काम करते हैं उसके लिए पहले से ही हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, पहले से ही उसकी आलोचना शुरू हो जाती है, क्या ये भी उसी का एक उदाहरण है, ये कहा जा सकता है?
उसमें बयानबाजी में नहीं पढ़ना चाहूंगा। जी। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल इम्पटस प्रोवाइड करें जब इकोनॉमी नीचे जा रही है। और ये जो है पहले भी उन्होंने प्रोवाइड किया था, उसके पहले भी किया था और अभी भी किया है। तो ये तो एक वेलकम स्टेप है, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। देखिए, इसमें मैं जैसे पहले बता रहा था, एक तो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा क्या है, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक्टिविटी ग्रो करेगी, तो लोगों को कमाई जेब में आएगी, चाहे इंडस्ट्रीज हो, छोटा व्यापारी हो, एमएसएमई सेक्टर हो, टूरिस्ट हो, ट्रेवल हो, जो भी है। जब इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ेगी तब उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। तो वो जो आपको एक किक स्टार्ट देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने निश्चित रूप से किया है और इसके पॉजिटिव परिणाम होंगे, इसका कोई निगेटिव परिणाम नहीं हो सकता है। कोई आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है, वो इस बात के लिए जरूर कर सकता है कि उसकी उम्मीद ज्यादा रही होगी और ये पैकेज थोड़ा कम रहा होगा। वो तो एक कंपैरेटिव स्टेटस की बात है, लेकिन इसमें किसी तरह का नुकसान हो इससे मैं कतई एग्री नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं और करना चाहूंगा जी। इस पैकेज में जो खास बात है कि जो सेक्टर स्पेसिफिक इस पर ध्यान दिया गया है, जल्दी शुरू किया गया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जब और भी सिचुएशन को रिव्यू किया जाए और भी आगे से ये सिचुएशन अराइज हो, तो उसमें जो है जिस पर्टिकुलर सेक्टर को जहाँ ज्यादा जरूरत है उस पर ध्यान दिया जाए, ये एक अच्छा कदम होगा। ठीक है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर है। सर, मुझे ये समझाइए, जिस बात का जिक्र अभी जीपी श्रीवास्तव जी कर रहे थे, इनका कहना है कि इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि ये राहत पैकेज कम है, इस बात पे नहीं कि सरकार ने एक पहल नहीं की। क्या आपको भी लगता है कि ये राहत पैकेज कम है, इससे ज्यादा राहत पैकेज होना चाहिए? आज की जो हालात है, जो सिचुएशन है, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ तीसरी लहर की एक और चेतावनी, और वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचाना, ये भी एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती। इस बीच क्या वाकई आपको लगता है कि राहत पैकेज और बड़ा होना चाहिए था? देखिए जी, राहत पैकेज बड़ा होने का तो कोई अंत नहीं है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका डबल भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। एक सिर्फ राहत पैकेज अनाउंस करके कोई स्कीम तो अनाउंस नहीं करनी है। यहाँ पे राहत पैकेज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सरकार उस पैसे को निर्धारित समय पे जो लोग हैं उनको पहुंचा भी सके, और जिस तरीके से वो अपनी घोषणाएं कर रही है उनको धरा पे उतार सके। अगर ऐसा एक पैकेज दिया जाए और जो बहुत अच्छा लगे, वाह वाह की जाए, कोई ऐसा सेक्टर ही ना हो जो उसको वाह वाह ना करे, और सरकार उसको जो है आने जाना पहना ही ना पाए, उसको धरा पे उतार ही ना पाए, और लोगों तक राहत पहुंच ही ना पाए किसी भी वजह से। बिकॉज सरकार को तो बैलेंस करना है ना, उसके इनफ्लोज भी आने हैं, आउटफ्लोज भी करने हैं, दोनों चीजों का बैलेंस करना है। तो जब ये सरकार, कोई भी सरकार की हो या कोई और सरकार हो, जब कोई भी ऐसा पैकेज लाती है तो उसको ये देखना है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा और मैं पैसा कहाँ निवेश कर सकती हूँ। मैं इसको सिर्फ बांट दूं जो है मिठाई की तरह, या ऐसे दूं कि आदमी जो है सक्षम बने, अपने पैरों पे खड़ा हो और आगे सक्षमता की बढ़ोतरी दिखाई दे। इस समय हिंदुस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा आई है, करीबन $87.4 बिलियन के करीब आए हैं पिछले साल। जबकि महामारी थी, विश्व के अंदर लोगों के, दुनिया में बिजनेस के फ्लॉप कर रहे थे, बंद हो रहे थे, फिर भी हिंदुस्तान में लोग निवेश कर रहे थे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी 5 साल के प्रति करीबन $31 बिलियन आई है, जो इसका मतलब है कि लोग निवेश करना चाहते हैं हिंदुस्तान में उनको पोटेंशियल मिल रहा है। अब उस पोटेंशियल को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि एक आम आदमी है, एक छोटा निवेशकार है, उस पैसे को इस्तेमाल करके, माध्यम को इस्तेमाल करके, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, उनको इस्तेमाल करके बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें तो इस बार पॉजिटिव और बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखाई देने को मिल रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, किस तरीके से एक आम आदमी को बूस्ट मिल सके, और ये भी देखते कि जो हमारे रेवेन्यूज हैं, जो हमारे को पैसा आना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें घाटा ना हो, उसमें नुकसान ना हो, और हम ये जो चीज कह रहे हैं उसको धरा पे उतार सके। बिल्कुल, धरा पे उतारना, ये एक बड़ी बात आपने कही है। बिल्कुल महेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक लेना है उसके बाद। जी देखिए, अमन जी ने जो बात कही, मैं इनसे 100% सहमत हूँ। और ऐसी जब कोई सार्थक बात समझ में आती है तो मतलब हम उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं, और कहीं न कहीं
सरकार उस चीज को समझ नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई अगर पैसा आ रहा है तो उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। हमने आपसे शुरू में यही कहा कि किसी की ये डिमांड नहीं थी, हमारी आवश्यकता थी, हमारी जरूरत थी। हम देश के नब्ज को समझते हैं। कोरोना महाकाल में हमारी में जिस तरह की जरूरत है उस तरह की हम पहल कर रहे हैं। और सरकार जो होती है उसको ये, जब सरकार में कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी है, उसको ये चीज पता रहता है कि उसको करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना सर कि जनता की जेब से ही पैसा निकाल के जनता को ही राहत पैकेज देने की बात की जा रही है। इससे फायदा क्या हुआ सर? इस जेब से निकाल के इस जेब में अगर आप रख रहे हैं तो इससे क्या फायदा? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए ना कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखेंगे, क्या फायदा है? नहीं, पेट्रोल और डीजल की जो आप बात कर रही है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो सवाल ये है कि आप पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर बात करनी है तो उसके लेकर किसी दिन आप मुद्दा रख लीजिए, हम आपको क्लियर कट बताएंगे। आज उसका समय नहीं है। आप राहत की बात कर रहे हैं। कहना है कि आज का आपका मुद्दा ये है मैम कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो आज पैकेज लेकर आया गया है ये मुफीद है या नहीं, ये इस मतलब इससे हमारा काम चलेगा या नहीं, ये पर्याप्त है या नहीं, मैं ये चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अमन अग्रवाल साहब ने जो बात कही उस बात से मैं इसलिए सहमति जता रहा हूँ कि देखिए हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी जरूरत क्या है। अगर हम याद करिए कि 2020 में हम पहले 1 लाख करोड़ के लेकर आए, उसके बाद हम 20 लाख करोड़ और ऐड किए। हमारी जरूरत पड़ेगी, ये मोदी सरकार है। हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वो शख्स है जो अपने आप को होम कर देंगे इस देश के लिए। मैं आपको ये बहुत जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि हम और आप जो है ना, अगर इस कोरोना काल में बचे हुए हैं, अपने देश के एक आदमी को भी इतनी सी भी तकलीफ ना हो, इतनी सी भी दुश्वारियां ना हो, इसके लिए वो अपनी पूरी जान लगाते हैं, वो पूरे अपना प्रयास करते हैं। जैसे अभी अमन जी ने एक बात कही कि $31 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। दरअसल बात आज अर्थव्यवस्था की हो रही है, अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पैकेज का ऐलान हुआ है उसके बाद क्या राहत लोगों को मिल पाएगी, कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, और क्या वाकई महज इतनी ही जरूरत थी, क्या ये पैकेज नाकाफी है, और आगे क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि बेपटरी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट सके। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अमन अग्रवाल जी। सवाल इस बात को लेकर है, अब क्या किया जाए? देखिए, आलोचनाओं से हटकर अगर हम बात करें, अब बात इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर क्या किया जाए, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिसके बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे। अमन जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा पूछा है। जो इन्होंने अभी ये स्कीम लॉन्च करी है, किसान को देखते हुए, गरीब को देखते हुए, एक कोविड पेशेंट को देखते हुए, टूरिज्म को देखते हुए, और इससे पहले भी जो स्कीम लागू की गई थी उनको अगर ये धरा पर उतार पाए और अगले 2 से 3 महीने में इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, मेरे विचार में इससे बढ़िया सक्सेस हिंदुस्तान में अभी देखने को नहीं सकती है। क्योंकि इसको इतने बड़े मुहिम को जो इन्होंने कल अनाउंस किया है, धरा पे उतारना भी बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जो ब्रांच मैनेजर लेवल पे लोग हैं, बैंकों में हैं या छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं, कस्बों में हैं, उनके थ्रू काम कराना कोई आसान काम नहीं है। और वहीं पे जाके लोग जो है दिक्कत में फंसते हैं कि सरकारें स्कीम तो निकालती हैं, फैसिलिटीज भी देती हैं, पर जब एक रिलीफ लेने की बात आती है तो एक आम आदमी तक वो रिलीफ नहीं पहुंच पाता है, चाहे वो करप्शन की वजह से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो, चाहे वो जो है जो धरे बने हुए हैं, सिस्टम बने हुए हैं, उनकी वजह से हो। और इस चीज को इम्प्लीमेंट करना सरकार के लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि सरकार ने पिछले साल भी काफी सारे ऑक्सीजन जो वेंटिलेटर्स हैं खरीद के अलग अलग स्टेट को दिए, पर अब उन्होंने 10-10 हजार के करीब वेंटिलेटर अलग अलग स्टेट ने अपने पास ही रख लिए, हॉस्पिटल्स को दिए ही नहीं। तो जब दिए ही नहीं तो एक आम आदमी को मिलेंगे कहाँ से? तो अब जब ये मुसीबत आई ऑक्सीजन की, तब उनको वेंटिलेटर्स की याद है कि भैया ये तो आए पड़े हैं, अनपैक्ड पड़े हैं 1 साल से। अब इस टाइप की जो सिचुएशन होती है वो अच्छी नहीं है, और इस चीज को करना देखना वो सेंटर को और सरकार को, जो राज्य सरकारें हैं और
जो स्टेट सरकारें हैं, दोनों को मिलके काम करना जरूरी है। ठीक है, दोनों को मिलके काम करना जरूरी है। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, अग्रवाल जी दोबारा आऊंगी। श्रीवास्तव जी, सवाल इस बात को लेकर है, हमने लॉकडाउन का पीरियड देखा, पिछला साल पूरा लॉकडाउन में गया, इस साल भी हमने देखा कि अभी किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू की गई है और अनलॉक की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। लेकिन हम उन कारखाने, फैक्ट्रीज की बात करेंगे जहां पर मजदूर काम कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से उन्हें लगा कि एक बार फिर से वो वही लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है जो कि पिछले साल लगा था, कि वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। दिल्ली में देखा कि पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा। ये हालात और ये सिचुएशन जब रही तो जाहिर तौर पर मजदूर वापस अपने गांव चले गए। उन मजदूरों को लाना अब कितना जरूरी है आप समझते हैं, और क्या वाकई लगता है कि उन मजदूरों के ऊपर भी कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था का एक पार्ट टिका हुआ है जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने में एक हद तक मदद मिलेगी? देखो, बिना कामगारों के तो कोई भी उद्योग चल ही नहीं सकता है। अगर आप कोई भी उद्योग चलाना चाहें तो श्रमिक तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदार है। पिछले 2 अवसरों पर कुछ अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी आई जहां लोगों में एक निराशा और एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और पहली स्टेज में अगर आप याद करें तो लोग पैदल भाग रहे थे। दूसरी स्टेज में पूरा सुधार ये हुआ, लोग पैदल तो नहीं भागना शुरू किया लेकिन अपनी एडवांस बुकिंग करके ट्रेन से उनके माध्यमों जाना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि इस बार अभी लॉकडाउन भले पीरियडिकली बढ़ता गया है लेकिन श्रमिक उससे भागे नहीं है पुनः। लेकिन जो श्रमिकों को वापस आना था फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, वो सारे लोग नहीं आ पाए नेहा जी। उसकी वजह से जो धंधे हैं वो आज भी उस तरह नहीं चल पाए हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इकोनॉमी अभी वो एश्योरेंस नहीं दे पा रही है कि सारी फैक्ट्रियां यानी कि हम 100% कैपेसिटी पे काम करना शुरू करेंगे। अब अगर देखिए वो ठीक है, प्रोटोकॉल तो जरूरी है, बिल्कुल लाइफ बचाना जरूरी है, लेकिन अगर 50% कैपेसिटी के ऊपर आप बोले कि श्रमिक आएंगे तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी ही हैं जहां पर ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वो भरोसा जगाना बहुत जरूरी है। सही बात कही आपने श्रीवास्तव जी। मैं आऊंगी आपके पास फिर से। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस समर्थक है। तहसीन जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही है, सर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, नहीं उन्हें पता कि इस वक्त पे क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए? जो राहत पैकेज दिया गया है, बीजेपी कह रही है बहुत बेहतर पैकेज है और ऐसे पैकेज से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तकरीबन ऐसे 25 लाख लोग हैं जिनको इससे राहत मिलेगी। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इससे कोई राहत नहीं होने वाली, ये नाकाफी है? आपका पहला प्रश्न क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत वर्तमान इकोनॉमिक समझना है, मैक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि आपको स्पेशल टैलेंट लगता है कि जो इकोनॉमी 7-8% पर कर रही है और एवरेज ग्रोथ डेकेड में 10% था नए फॉर्मूला के साथ, उसको आप -7.3 पर ले आए। इसके लिए बहुत चाहिए और उसका मतलब है टैलेंट ऑफ याद है पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री ने 30 लाख करोड़ का उन्होंने, उस वक्त मैंने एक प्रश्न, उस वक्त हमारा हमारा जो एक्सपेंडिचर था 30 लाख करोड़। तो मेरा एक बहुत सवाल था उस वक्त कि अगर प्रधानमंत्री 30 लाख करोड़ इकोनॉमी में यूज करते तो क्या हमारा एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ हो गया, 30 लाख करोड़, और पता चला 30 लाख करोड़ में 30,50,000, यानी कि झूठ कहा गया 2.5% to 20 लाख करोड़। तो एक तो इकोनॉमी। अब हम इस पैकेज देखिए मैडम, क्रेडिट गारंटी का मतलब क्रेडिट नहीं। मैं एक उद्योगपति है, मैं एक व्यापार में बिजनेस, मेरे बिजनेस में पहले ही अगर घाटा चलता है और डेट क्यों लूंगा मैं, और लोन क्यों लूंगा मैं? लोन नहीं लूंगा मैं लोन कब लूंगा? जब मैक्रो इकोनॉमी हालात है वो सुधरे, जब कंजम्पशन पैटर्न बढ़े। कंजम्पशन कब बढ़े? कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब आम आदमी के हाथ में पैसा होगा। आप कह रहे हो कि हम सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, डिमांड बढ़ेगा, किसने आपको इकोनॉमिक का ये मूर्खता है
नहीं, आप बताइए ना तहसीन जी, आप बताइए ना सर, ऐसे वक्त में जब कोरोना लगातार कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह पीक पे था, तकरीबन 4 लाख केसेस रोज सामने आ रहे थे, जो हालात थे वो बहुत खराब थे, और उस सिचुएशन पे हम लोग पहुंच गए थे जब लॉकडाउन जैसा एक कदम उठाना पड़ा। उस वक्त पर उस हालात से गुजरता हुआ देश आगे बढ़ा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब क्या कदम आप उठाने चाहिए सरकार की तरफ से? भारत में पिछले 40 सालों में कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो बेरोजगारी है 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी, और ये प्री कोविड है, कोविड के पहले के में आरबीआई आपका जो कंजम्पशन था, कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड की बात कर ही नहीं रहा, वर्तमान के पहले बात करता। आरबीआई की रिपोर्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 65% पे गिर गई, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। देखिए मैडम, सप्लाई करने से डिमांड नहीं होती, डिमांड जब होगा तब अपने आप ही सप्लाई। ठीक है, ठीक है तहसीन जी, जुड़े रहिए हमारे साथ, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये तो कोविड का वक्त है, इसको तो हम एक बार के लिए भी कह के टाल सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है जाहिर तौर पे पूरा विश्व झेल रहा है, लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तब भी बेरोजगारी चरम पर थी, तब भी अर्थव्यवस्था कोई बहुत बेहतर नहीं थी जिसके बिहाफ पे कहा जा सके कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है या फिर वित्त मंत्री बहुत अच्छा काम कर रही है। कैसे कहें सर? वित्त व्यवस्था काम कर रही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे, जितने भी हमारी प्लानिंग में, जितना भी हमारा काम करने का हमने लक्ष्य रखा है वो लगभग हम सब पूरा कर रहे हैं। और आज अगर वो हम इस महाकाल में, इस महाविपत्ति में उसको झेलते हुए भी पूरा कर रहे हैं, तो ये हम इसका क्रेडिट जो है किसी और को नहीं देते हैं, हम अपने देशवासियों को ही देते हैं, हम अपने आप को ही देते हैं। ये देश जो है आज उस हाथ में है जो महामारी में, हमें अच्छी तरह से याद है कि महामारी एक प्लेग बीमारी फैली हुई थी सूरत में। महेश वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगी, अब आपने पूरी बात रखिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था कि तहसीन जी या कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये जनता सर्टिफिकेट देती है। अगर हम देश में महंगाई को कहीं कंट्रोल करके रखे हुए हैं तो ये आप पत्रकार और मीडिया और तमाम लोग जो है उस चीज को समझते हैं कि महंगाई का इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी हमारा डेवलपमेंट वर्क या किसी भी तरह का काम जो जनहित में है वो बदस्तूर जारी है, उसको कहीं रोका नहीं गया, उसको किसी तरह से इस तरह के टोकने वाले के लोगों से प्रभावित नहीं हुआ है वो काम। तो सवाल यह है कि ऐसे लोगों के कुछ कह देने से इस देश की अर्थव्यवस्था ना बिगड़ेगी ना बनेगी। ये लोग ना बनाने वाले हैं, ये तो बिगाड़ने वाले लोग हैं जो हर हाल में ये चाह रहे हैं, किसी तरह से इस ताक में बैठे हैं कि हमें मौका मिले और हम जो है इस सरकार को इस बात के लिए बदनाम करें। ये दुष्प्रचारी लोग हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए। तहसीन जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं जल्दी से। मुझे इतनी हंसी आ रही जब महेश जी कह रहे हमने महंगाई को कंट्रोल में रखा है। पेट्रोल के दाम क्या है? सेंचुरी, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, पेट्रोल को मैं चुनौती दे रहा हूँ, कशिश पुना वाला मैं चुनौती दे रहा हूँ, एपीएन टीवी पे मैं चुनौती दे रहा हूँ। अगर 6 साल में 2014 से पहले का महंगाई इंडेक्स उठा लो और अभी 6 साल का कंपेयर कर लो, नहीं तो आप माफी मांग लेना, नहीं तो मैं माफी मांग लूंगा एपीएन के दर्शकों से। बोलो, चुनौती मंजूर है? डाटा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी बात करते दीजिए जी, जल्दी से बात रखिए। देखिए, झूठ बोलना ये भाजपा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 अर्थशास्त्री हैं, ये 2 अर्थशास्त्री हैं, इनसे पूछवा लो। आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। महेश जी पेट्रोल डीजल के दाम की बात करिए ना, पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ है उसकी बात करिए ना। आज आम आदमी त्राहिमाम कर रहे हैं सर, नौकरी उसके पास है नहीं, काम धंधे चौपट हो गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये इसमें क्या हो रहा है? देश की 70% आबादी जहाँ पे बीजेपी कांग्रेस रूल कर रही है, वहाँ पे इन लोगों ने बैट कितना बढ़ाया हुआ है? 39% है इनके पास। कम कर दे जी। तहसीन जी क्यों नहीं कम करते हैं? देखिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं बीच में बोलते मुझे नहीं। ठीक है, जल्दी से बात रखिए अपनी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन किया पेट्रोल के दाम के, मैंने नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज स्टॉक पार कर चुका है, सवाल ये इसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सवाल ये है कि जो मोदी जी के में एक भी ऐसी इंडस्ट्री इस वक्त नहीं है जिस बड़ी इंडस्ट्री का रास कम हो रहा है। यहाँ तक के पर पर्सन कैपिटल इनकम पर बांग्लादेश ने हमें ओवरटेक कर दिया है और भारत आज अफ्रीकन मुल्कों की इकोनॉमी के बराबर चुका है ऑन द जीडीपी ग्रोथ।
-7.3 बेस्ट परफॉर्मिंग इकॉनमी और रुपया डॉलर के मुकाबले बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया के अंदर। आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और आपने जो नोटबंदी की कोविड के पहले, इससे आपने लोगों की जिंदगी बर्बाद की और लोगों का उद्योग बर्बाद किया है। इसके लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी चलिए, इसमें हम और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अब क्या करें, क्या कहाँ पे कदम उठाएं और क्या कुछ बेहतरी के लिए हम कदम उठा सकते हैं सरकार की तरफ से, और क्या कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे कि बेपटरी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके? देखिए, सरकार का पीरियडिकल इंटरवेंशन इस मामले में बहुत ही जरूरी है। उन्होंने पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, ये हर आदमी का अपना विचार हो सकता है कि कम है या ज्यादा है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आज जो लोगों में थोड़ी परेशानी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो पहले लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जिसको आप करते हैं, मोदी अभी मार्जिनलाइज क्लास के साथ अपने आप को देख रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ क्या है कि जितना बड़ा खर्च किया जा रहा है इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन कोई कुछ भी कहे, पैसा तो हमारे टैक्सेशन से जाता है, पैसा इन पॉलिटिकल पार्टीज के रिजर्व से नहीं जाता है। जी। अगर वो अपने पॉलिटिकल रिजर्व से कोई पैसा देके ऐलान करते कि हम 200 यूनिट बुफर देंगे, हम पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, ये तो बात दूसरी होती। सीधी सी बात है, तो पैसा तो हमारे टैक्सेशन से जाता है और ये जरूर है कि जो ज्यादा नीडी लोग हैं उनकी जेब में जा रहा है, उनके वेलफेयर के लिए जा रहा है। तो ये एक लॉजिकल इकोनॉमिक प्रोसेस है। तीसरी बात यह है, अगर हम वेलफेयर और सोशल सेक्टर में खर्च करते हैं तो वो इसी सेक्टर का जो खर्च है वो इन्हीं टैक्सेशन से जाता है। हाँ, ये जरूर है कि हम ये पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रांग हुए हैं और उसी की वजह से अगर आज आप देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा जो फॉरेन रिजर्व जो ऑल टाइम हाई हो रहा है और सारे ये एक ऐसी 100 साल के अंदर जितना आई है जिसको कभी हमने प्लान नहीं किया था और ये चीजें आप प्लान नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम शुक्रगुजार अपने आप को समझते हैं कि हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं। हमारे कई लोग मरे हैं, इसमें कोई एक सवाल है श्रीवास्तव जी से। जल्दी से पूछिए। ठीक है महेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप श्रीवास्तव जी ये बता दें कि महंगाई जो है 2014 से पहले है, अभी ज्यादा है या अब कम है, ये बता दीजिए आप अर्थशास्त्री के नाते, ताकि ये तहसीन पुना वाले जो ये झूठ बोल रहे हैं ये एपीएन के दर्शकों को मालूम चल जाए। आप एक अर्थशास्त्री गलत नहीं बोलेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं आपको पश्चिम को पश्चिम कहो। मैंने अपने विचार को बड़ा स्पष्ट व्यक्त किया है कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में बहुत ही अच्छे इम्प्रूवमेंट हैं और वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए हमको रीअश्योर करते हैं। मेरे समझ से मेरा ये उत्तर काफी क्लियर है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में कौन सही है कौन गलत है मेरा बोलना ठीक है। तहसीन जी, मैं अमन जी का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन जी आपसे सवाल है। ठीक है सर, ठीक है महेश जी, ठीक है। तहसीन जी, सवाल इस बात को लेकर है, पेट्रोल और डीजल के दामों को अगर छोड़ दिया जाए सर, बाकी अगर हम चीजें देखें तो चाहे खाद्य पदार्थों की वस्तुओं की बात करें, वो तो 2014 से पहले जो रेट था उससे तो कम ही है। कम से कम पेट्रोल और डीजल को देख लिया जाए और बाकी तमाम चीजों को देखा जाए तो ये तो कहा जा सकता है कि महंगाई पहले से कम थी। और ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं सर, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है तहसीन जी। देखिए 2014 के पहले डीजल क्रूड ऑयल था $100 प्रति बैरल को पार कर चुका था। ठीक है, आज ये औसतन, आज फिलहाल थोड़ा ज्यादा है लेकिन औसतन $40 प्रति बैरल है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। मैं आपको चाहूँ कि जो हमारे से जो यहाँ उद्योगपति में उनसे बहस नहीं करना चाहता, उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। मैं भी कहता हूँ फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन पहली बार 40 सालों में हमारी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, 70 सालों में हमारी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई। आज बेरोजगारी 45 ईयर्स से सबसे ज्यादा है। आज कंपनी हायरिंग नहीं कर रही है। आज आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है 60-65% कैपेसिटी पहुंच गया है। आपका डिमांड का है, आप उम्मीद में जी रहे हो कि ठीक है कल सुधरेगा। हम भी चाहते कि सुधरे इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं, इनसे क्या बुलवा रहे हो? ये
and disturbing. It's very insulting. I don't talk any talk in between. ठीक है जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है तहसीन जी, नहीं ये बेसिक पैर की बातों को सुनने के लिए हमें आए क्या यहाँ पे? ठीक है, बिना मतलब के कोई बेरोजगारी है नहीं है महेश जी, बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी सर है, बेरोजगारी है, इसको छुपाया जा सकता है क्या सर? बेरोजगारी तो है, इसे छुपाया जा सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी कहाँ पर है वो बताया ना कि किस तरह से है। जो 2014 से था, 2014 के बाद की जो बेरोजगारी है वो सामने रख के अगला बात करे। समझ में आता कि कांग्रेस समर्थक होने का मतलब क्या है? सर जो 2014 से पहले था उसी को आप कंटिन्यू करेंगे क्या? जब मोदी सरकार आई तो पूर्ण बहुमत के साथ आई, एक उम्मीदों के साथ बिठाया सत्ता पर, और लेकिन अब जो हालात है क्या वो उम्मीदों के अनुरूप है, लगता है आपको? हाँ है ना। हम किसानों को आज किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम किसानों के लिए 150 से ऊपर योजनाएं चला रहे हैं, हम गरीबों को डायरेक्ट उनको बेनिफिट दे रहे हैं। सर किसान आज सड़क पे है, किसान आज सड़क पर है, गरीब आज सड़क पर है, किसान आज सड़क पर है, गरीब आज सड़क पर है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, एक गरीब को आप बता दीजिए जिसको ये हो शिकायत कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है। 80 करोड़ फैमिली को अगले नवंबर तक सुनिश्चित कर दिया गया कि इनको पैसा, अब इनके सरकार जिनको हम भेजते हैं ये पैसा, ये चोरी करें, ये ना दे उनको, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, लोग ठीक ये अपनी चीजों को सुनिश्चित करें कि ये गरीबों का निवारा। जैसे अब दिल्ली में क्या हुआ, राशन कार्ड पे 900 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, गरीबों का मुंह का निवारा केजरीवाल खा गए। ऐसे लोगों की जो है, ऐसे लोग होंगे तो निश्चित रूप से गरीब सड़क पे आएगा, उनके वजह से आएगा, केंद्र सरकार की वजह से सड़क पे नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है, ऐसे में गरीब को, ऐसे लोग जो कि सबसे ज्यादा कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे रोजगार जो लोगों को मिले, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी है कोरोना काल में। ये सिर्फ एक सरकार की गलती नहीं है, हम सरकार पर इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते, पूरे विश्व में इस तरह के हालात है सर। लेकिन इसके लिए अब सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि हालात बेहतर हो? फिलहाल लोगों को रोजगार मिलना कितना जरूरी आप समझते हैं अगर अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है तो? जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उद्योग की प्रगति नहीं हो सकेगी, और जब तक उद्योग की प्रगति नहीं होगी, रोजगार भी नहीं पैदा होंगे। 2-3 चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अभी लोगों को अपने आप को रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। क्यों कि अब जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन प्रोसेस या बिजनेस प्रोसेस की जो आप कहें, तो वो दिन पर दिन बदल रही है। आज आप देखिए ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इवन इस महामारी के दौर में अगर आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम एक नया वर्किंग कल्चर शुरू हो गया है। ये एक सारी चीजें जो है, जिन लोगों ने अपने आप को पहले सोचा नहीं था, आज उनको करना पड़ रहा और लोग कर रहे हैं। तो यू हैव टू अडॉप्ट दीज थिंग्स। तो जो आप रोजगार के लिए कह रहे हैं, तो जो स्किल अपग्रेडेशन है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। महेश वर्मा जी, रोजगार मिलना लोगों को बहुत जरूरी है, सरकार के पास क्या रोड मैप है आगे का, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? हम तो रोजगार के लिए हर तरह से मतलब कृत संकल्पित है। हमारे पास जो हमने रोड मैप दिया है उसमें सबसे पहले तो वो सरकारी वैकेंसीज जो है, जो गवर्नमेंट नौकरी जो है, हमने उसकी मतलब आप आज देख लीजिए कि हर हफ्ते हर दिन आपको जो है उसका जो है पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो है दिखाई दे रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जो रोजगार सृजन का जो काम है, जिसमें कि रोजगार का अवसर पैदा किया जाए, वो अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए। हम इस कोरोना महामारी में भी प्रधानमंत्री ने उसको बखूबी उसका एक रास्ता दिखाया, वो ये कि हम इस देश में जो है लगभग वॉलंटियर जो है, कोरोना वॉलंटियर पैदा करें, जिनको हम स्किल करें। आज स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो है लगातार इस कोशिश में है कि हम स्किलिंग के जरिए जो है रोजगार को और उन्नत तरीके से, आक्रामक तरीके से हम इस चीज को ये करें। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, उसको हम लोगों ने खूब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। और आज के डेट में ये
पूरा देश बधाई का पात्र है कि इस समय जो हमारा जीडीपी है, जिसको कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रोल और कमांड किया हुआ, और उसके बदौलत हम आज जो है 55 से लेके 85%। ठीक है तहसीन जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास तहसीन जी। ठीक है, इसके वजह से ठीक है महेश जी, ठीक है तहसीन जी, जिस बात का जिक्र अभी महेश वर्मा जी कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि इस हिसाब से चलने पर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा? जिन 3 बिंदुओं का जिक्र अभी महेश जी ने किया है उसके मुताबिक आपका शो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शो है। इस पर हमें गलत आंकड़े नहीं देना चाहिए। एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल जीडीपी 2004 से लेकर 2014 तक, आप प्लीज मुझे फैक्ट चेक कीजिए, था 4.1%। अब मोदी जी के नीचे पिछले 7 साल में हो गया 1.8%। तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ कहाँ से गिरावट हुई है। दूसरी चीज, 2004 से लेकर 2014 तक एवरेज बेरोजगारी, फैक्ट चेक कीजिए, मैं पार्लियामेंट्री फिगर दे रहा हूँ, 4.2% की। आज मैंने आपको पहले कहा 45 ईयर्स की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है प्री कोविड के बाद तो ज्यादा हो गई है। ये सरकारी एक रिपोर्ट थी जो कहती है कोविड के बाद करीबन और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए उन इंडस्ट्री से जिनका डेटा है। प्रधानमंत्री खुद के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं है। क्या वो कारनामे प्रधानमंत्री जी ने किया? कारनामे शब्द में बड़े जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। नोटबंदी और अनप्लान्ड जीएसटी, जिसमें उनका जिससे उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। मैं दोबारा से कहता हूँ, हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने का किसी ने अगर पाप किया है तो वो ये सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नोटबंदी पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नॉट सिविल बट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कि किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की गई। महेश जी जल्दी से रिएक्शन रखिए। देखिए, इनके अर्थशास्त्री जो है ना, मनमोहन सिंह जी के तरह मैं बात नहीं करूंगा, जो ये कहते थे कि हमारे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, रातों रात हम महंगाई कम नहीं कर देंगे, रातों रात हम पेट्रोलियम का दाम कम नहीं कर देंगे, रातों रात हम ये नहीं कर देंगे, वो नहीं कर देंगे। सब बकवासबाजी सुनने को मिली। इस देश को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब सवाल उठता है कि तहसीन जी का अगर ज्ञान कम है तो उनके ज्ञान का प्रदान करने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है, ना बीजेपी ने लिया हुआ है। अब इनका काम है कि कांग्रेस को खुश करने का, तो ये कांग्रेस चलीसा करते रहे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा, और ये स्पष्ट रूप से कि देश के लिए, देश हित में, किसान, जवान, निर्धन, रेडी वाला, पटरी वाला, आप देख लीजिए, कोई ऐसा सेक्टर आप बता दीजिए, एक ऐसा सेक्टर बता दीजिए। सर माना कोरोना काल है सर, महेश जी माना कोरोना काल है, लेकिन इस सरकार को बहुत उम्मीदों के साथ सत्ता पर काबिज किया है। उन उम्मीदों पर खरा उतरिए और लोगों को रोजगार देना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना जाहिर तौर पे बहुत जरूरी है, लेकिन कोरोना काल है और जाहिर तौर पे इससे सभी लोग प्रभावित हैं। ऐसे में कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।